जय जवान जय किसान जय अनुसंधान। तो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्नेह और प्यार सभी वीडियो मिला है। तो हम देखते हैं, आज हम एग्रीकल्चर मैं आपको एक नया पोर्शन लेकर आए हैं, एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी जो है लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। तो लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। इसका अर्थ होता है खेती और प्लस प्रबंध करना। अर्थात इसी शब्द से अगर डेफिनेशन निकालें तो यहीं से हम डेफिनेशन निकाल सकते हैं। डेफिनेशन, एग्रोस का मतलब होता है खेती और नोस का मतलब प्रबंध करना। मतलब सीधी सी भाषा है कि कृषि विज्ञान की वह शाखा या एग्रीकल्चर कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें खेत का प्रबंधन, फसलों और खेत का प्रबंधन किया जाता हो, एग्रोनॉमी कहते हैं। सीधी सी बात, सभी समझ में तो आ रही होगी ना? नहीं आ रही हो तो कोई दिक्कत नहीं, हम दोबारा समझाएं, कमेंट करके बताएं। चलो देखते हैं, आगे की ओर समझते हैं। तो एग्रोनॉमी में होता क्या है? तो हमारी एग्रोनॉमी है, भारत कृषि प्रधान देश है, ये हम सभी लोग जानते हैं। तो यहाँ 70 से 75 जनसंख्या लगभग कृषि पे आधारित है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एग्रोनॉमी में जो हमारा एग्रोनॉमी पोर्शन बनाया गया है, ये किसके लिए है? इसमें क्रॉप्स आती हैं, बोले तो फसल। फसल की डेफिनेशन क्या होगी? अगर हम फसल की डेफिनेशन करना चाहें, फसल की डेफिनेशन क्या होगी? फसल पौधों का वह समूह, एक आमतौर की भाषा में समझें या लिखित भाषा में भी समझें, पौधों का वह समूह जिसे मनुष्य तो जानते हैं, मनुष्य किसी एक निश्चित उद्देश्य के लिए उगाए, मतलब अपनी पूर्ति के लिए या किसी के लिए किसी निश्चित उद्देश्य के लिए उगाए, उसे फसल कहते हैं। तो क्रॉप्स, कई प्रकार की क्रॉप्स होती हैं, धान, गेहूं, चना, बाजरा, मूंगफली, लोबिया, कपास इत्यादि। अगर पढ़ने वाले जो छात्र हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कानपुर, वहाँ हम सभी प्रकार की पीडीएफ देते हैं। जैन साथियों, मैं अभिषेक शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर यानी कि जो आपका ग्रुप है, इसमें आपका स्वागत है। आज मैं जो टॉपिक लेकर के आया हूँ एग्रोनॉमी, ठीक है। इसको सस्य विज्ञान के नाम से जाना जाता है। ये भी एग्रीकल्चर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका, और मतलब महत्वपूर्ण, बहुत ज्यादा यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर पहला मेरा जो टॉपिक रखा हुआ है, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स, यानी कि जो फसलों का क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है, उसको किस पार्ट्स में डिवाइड किया गया है भैया। तो इसके पार्ट्स टू पार्ट हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर पहला लिखा हुआ है भी आपका क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू लाइफ साइकिल, ठीक है, यानी कि जीवन चक्र के आधार पर फसलों को किस प्रकार से बांटा गया है, ये सारी की सारी चीजें पढ़नी है। इसके बाद में सेकंड जो आपका लिखा हुआ है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू सेशन, ठीक है, सॉरी सीजन, ठीक है, यानी कि सीजन के आधार पर फसलों को किस प्रकार से बांटा गया है, ये भी आपको पढ़ना है यहाँ पर, ठीक है। आगे आप यहाँ पर क्या पढ़ेंगे? तो ये दो पार्ट्स पढ़ने, इसके बाद में दो पार्ट्स आपके और बचे हुए हैं, वो भी पढ़ाए जाएंगे। तो इस आधार पर यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। जैसे कि एक नारा आपको याद आता है, जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। इसके बाद में एक इसमें शब्द जोड़ा गया जिसका नाम था जय विज्ञान, और जय विज्ञान शब्द को जोड़ने वाले व्यक्ति का नाम था अटल बिहारी वाजपेयी साहब, ठीक है। इसके बाद में जब नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी आए तो इसी में जय जवान जय किसान जय विज्ञान और चौथा शब्द और जोड़ दिया गया, जय अनुसंधान। तो इसके किसके द्वारा जोड़ा गया? तो मिस्टर नरेंद्र मोदी साहब के द्वारा जोड़ा गया, ठीक है। आइए हम अपने विषय पर चर्चा करते हैं। और एक चीज आप लोग और ध्यान रखें, आप लोग स्टूडेंट हैं, आप लोग क्या करना है, आप लोगों को सीधी सी एक बात जाननी है, आपको जो पढ़ाई करनी है जे क्यूब के साथ करनी है, जोश जज्बा और जुनून के साथ में, ठीक है, तभी आपका कुछ होने वाला है। नहीं तो ऐसे एग्रीकल्चर से बीएससी करके बैठ जाओगे, कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो आप लोग को क्या करना है, बस इस टॉपिक को एंजॉय लेना है, बढ़िया से पढ़ना है, और निशांत जी के साथ में आपको टॉपिक पूरे करने हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद। आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू लाइफ साइकिल, ठीक है, यानी कि लाइफ साइकिल का मतलब होता है जीवन चक्र के आधार पर। किसके आधार पर? जीवन
चक्र के आधार पर, ठीक है। ये जीवन चक्र के आधार पर भैया फसलों को किस प्रकार से बांटा गया है, तो इसके भैया 3 टाइप्स है। पहला टाइप्स क्या कहता है, एक वर्षीय फसलें। क्या भैया, एक वर्षीय। एक वर्ष को भैया एनुअल कहा जाता है, एक वर्षीय फसलें एनुअल क्रॉप्स कहा जाता है इनको, ठीक है। अब ये एक वर्षीय फसलें क्या कहलाती हैं आपकी, एक वर्षीय फसलों का भैया सीधा सा मतलब क्या होता है, इनको कहते क्या है, एक वर्ष, यानी कि एक वर्ष में जो अपनी क्रियाकलाप को पूरा कर ले उन्हें एक वर्षीय फसलों के नाम से जाना जाता है। जैसे कोई फसल आपका यहां पर लिखा हुआ है, जैसे धान की फसल। धान की फसल का जो प्रोसेस होता है ये पूरा एक साल में आपका कंप्लीट हो जाता है, इसको भी यानी कि धान की फसल एक वर्षीय फसल में काउंट करी जाती है। दूसरी आती है गेहूं की फसल, फिर आती है भैया मक्का की फसल। और अगर गेहूं में हम अगर पानी की बात करें तो 4 से 5 पानी लगते हैं गेहूं में, और गेहूं की फसल आपको पक करके तैयार हो जाती है, ठीक है। वैसे ही मक्का की फसल और ज्वार की फसल। जो मक्का है आपका, ये इसको मोटे अनाज के नाम से भी जाना जाता है, मक्के को मोटे अनाज के नाम से जाना जाता है। जो धान होता है, धान में यहां पर 1-2 पॉइंट आपको बता देता हूं। जिंक की जब कमी पड़ जाती है तो धान की पत्तियां पीली पड़ जाती है, उसमें स्पॉट्स आ जाते हैं, ठीक है। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि धान की खेती से, किससे भैया, धान की खेती से कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो धान की खेती से भैया मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है। मीथेन गैस क्या होती है, इसको CH4 कहा जाता है। क्या कहते हैं भैया, CH4 कहा जाता है, इसको मीथेन गैस कहते हैं, मीथेन गैस कहा जाता है, ठीक है। इसका कलर ग्रीन कलर होता है, इसको ही भैया नेचुरल गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, नेचुरल गैस भी कहते हैं, ठीक है। ये सड़े गले पदार्थों में भी भैया बनती है, कौन सी भैया गैस भी आपकी, मतलब मीथेन गैस, ठीक है। अगला भैया प्रश्न यहां से क्या था भैया आपका, हाँ, तो धान की खेती से कौन सी गैस निकलती है, तो मीथेन गैस निकलती है। और इसको और थोड़ा समझने का आप लोग क्या करें, प्रयास करें कि जो मीथेन गैस होती है धान की खेती से कैसे निकलती है। अरे भैया पूरे साल की फसल होती है तो इसमें पानी झोंका यानी कि पानी बहुत लगाते हैं। जब पानी लगाते हैं, जब इसको पकने का समय आता है, जब ये पक जाती है तो हम पानी लगाना छोड़ देते हैं। जैसे ही पानी लगाना छोड़ते हैं तो उस समय जो मौसम होता है गर्म, ठीक है, यानी कि उस समय क्या होता है, जमीन फटना चालू करता है। क्या, जमीन फटना, क्यों, पानी लगाए, बाष्प नीचे गया, सब कुछ नीचे, अब वो बाष्प निकलेगा कैसे, ठीक है। अब निकलने के लिए जगह चाहिए, इसलिए वो जमीन फट जाती है, ठीक है, दरारें पड़ जाती हैं। और दरारों से निकलने वाली गैस कौन सी होती है आपकी, यानी कि मीथेन गैस होती है। और मीथेन गैस और कहां से निकलती है, तो पशुओं की चुगाली करने से निकलती है। आप कृषि के स्टूडेंट हैं, आपको ये समझना पड़ेगा कि मीथेन गैस का क्या महत्व है, ठीक है। आपको ये भी जानना पड़ेगा कि गोबर गैस जो आप बनाते थे छोटे में, उसका क्या महत्व था, वहां पर कौन सी गैस काम आती थी, ठीक है। तो यहां पर भैया जो पशु चुगाली करते, पशु चुगाली करने का मतलब होता है, भैंसियां होती है भैया, एक बार में पूरा खाना खाया, इसके बाद में वो बैठ जाती है, और बैठ करके क्या, मुंह को रौंथाती है। और जब वो मुंह को रौंथाती है भैया तो उसके मुंह से फेना निकलता, और फेने में कौन सी गैस पाई जाती है, CH4 मीथेन गैस पाई जाती है। आप इस वीडियो को अंत तक बने रहेंगे, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। और इस चैनल को और भी आप सपोर्ट देंगे, जिससे कि आने वाले वीडियो में हम लोगों को मोटिवेशन मिलता रहे, और आप इस चैनल के माध्यम से अपने परीक्षाओं में आने वाले सारे यानी कि सारे प्रश्नों को मतलब संभवतः हल कर लें, ठीक है। इसलिए भैया मेरे साथ बने रहिए आप लोग, ठीक है। आगे चलते हैं भैया, तो आपको एक वर्षीय फसलों के बारे में समझ में आ गया होगा कि एक वर्षीय फसलें क्या होती हैं। धान इंपॉर्टेंट है, गेहूं है, मक्का है, ज्वार भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैंने इनकी थोड़ी बहुत खासियत आपको बता दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला लिखा हुआ है द्विवर्षीय फसलें। क्या लिखा हुआ है भैया, द्विवर्षीय फसलें, ठीक है भैया। यानी बैनियल फसलें, मतलब बैनियल क्रॉप्स, ठीक है, इनको क्या कहा जाता है, द्विवर्षीय। यानी कि एक ऐसी फसल जिसका जीवन चक्र 2 वर्षों में, मतलब 2 वर्षों में पूरा कंप्लीटली मैं नहीं बता रहा हूं, 2 वर्षों में लगभग दूसरा जो साल होता उसमें भी चला जाता है, तो 2 वर्षीय फसलें कहलाती हैं। जैसे प्याज आपका होता है, क्या होता है भैया, प्याज, यानी कि जब ये दूसरे वर्ष में भैया बिलोंग्स करने लगती है तो ये अपने बीज को पुनः बनाने लगती है। क्या भैया, ये अपने बीज को पुनः बनाने लगते हैं, इसलिए इनको द्विवर्षीय फसलों के नाम से जाना जाता है, जैसे प्याज और चुकंदर, ठीक है। अगर प्याज की नगरी पूछ ली जाए तो आप नासिक बताएंगे। क्या बताएंगे, नासिक बताएंगे, क्योंकि नासिक में सबसे अधिक प्याज उत्पन्न, मतलब प्याज आपका सबसे अधिक खेती करी जाती है। कहां पर भी है, नासिक में। आइए आगे समझने का और क्या करें, प्रयास करें। ये जो चुकंदर होता है इसका भी बीज भैया अगले साल में तैयार किया जाता है, चुकंदर, ठीक है। चुकंदर भैया आपका लाल कलर, अगर ज्यादा खाएंगे भैया तो मतलब
आप भी लाल लाल हो जाएंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। आप लाल नहीं हो जाएंगे ऐसा नहीं है, ठीक है। इसमें लाल कलर पाया जाता है, चीनी यहीं से बनती है, इसी से बनती है, गन्ने से बनती है, इससे बनती है, ठीक है। आइए भैया तीसरा आप समझने का प्रयास करें, यानी कि लिखा है बहुवर्षीय फसलें। ये बहुवर्षीय फसलों का मतलब क्या है भैया? वेनियल क्रॉप्स का मतलब क्या है? लूशन और नेपियर ग्रास आता है। ये नेपियर ग्रास क्या होता है भैया? नेपियर ग्रास एक तरीके की आपकी भैया घास होती है, और लिखा है लूशन। ये लूशन क्या होता है? जैसे आपने सुना होगा पटसन के बारे में, ठीक है। तो उसी आधार पर इसको भी भैया आप यानी कि डिफाइन करेंगे लूशन को, ठीक है। तो यहाँ पर आपने पढ़ लिया है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू लाइफ साइकिल, जीवन चक्र के आधार पर फसलें 3 प्रकार की होती हैं, और तीनों प्रकार आपने एक भाषा में देख ली है, ठीक है। आगे अगर हम चर्चा करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू सीजन, ठीक है। यानी कि जो आपका सीजन है इसके आधार पर भी यानी कि फसलों को 3 प्रकार से बांटा गया है। ये 3 प्रकार कौन कौन से हैं? आप सब जानते हैं, रबी की फसल होती है, जायद की फसल होती है, खरीफ की फसल होती है, और इन तीनों फसलों में कौन कौन सी कब बोई जाती है, कब काटी जाती है, मैं आपको एक बार में समझा दूंगा, इसकी गारंटी है, ठीक है। आइए समझने का आप लोग प्रयास करें, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा है खरीफ की फसलें, ये खरीफ की फसलें, खरीफ क्रॉप्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैंने लिख रखा है आपके लिए, कि देखिए ये लिख इसलिए रखा है कि इसमें समय ज्यादा चला जाता है, इसलिए लिख दिया पहले से, ठीक है। तो समझने का प्रयास करें, जून जुलाई में ये फसलें बोई जाती है, इसके बाद में इसको नवंबर दिसंबर में इसको काट लिया जाता है, ठीक है। ये थोड़ा मंद आपका इधर उधर, क्योंकि आप क्या है इस समय ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा हो रही है। आप जब चाहते हैं पानी बरसे तो नहीं बरसता है, सर्दियों में पानी बरस रहा है, क्या मतलब इस चीज का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है ग्लोबल वार्मिंग, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको कहीं कहीं बुक्स में देखने को मिल सकता है। वैसे यहाँ पर जो डाटा लाया गया है ये सारा का सारा एथेंटिक डाटा है, ठीक है। आइए समझने का प्रयास करें, जो खरीफ की फसलें होती हैं ये अभी आपकी जून जुलाई में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती हैं, ठीक है। इसके बाद में अगर हम और आगे बात करें तो अरहर की फसल जो आती है, गन्ना की फसल आती है, धान की फसल आती है, ये सारी की सारी यहाँ पर फसलें दी जाती हैं आपकी। इसके आगे और भी अगर हम चर्चा करें तो जो खरीफ की फसल होती है इसमें भी रबी की जो फसल होती है, रबी क्रॉप्स होता है, ये अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है, मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। जैसे आलू होता है, जौ, चना, राई, मटर, गेहूं, ये सब आपका यानी कि ये किसमें काउंट किया जाता है? रबी की फसल में काउंट किया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है जायद की फसल, और जायद की जो फसल होती है यानी कि जायद क्रॉप्स कहते हैं भैया, मई जून में बोया जाता है, जुलाई अगस्त में भी ये काट लिया जाता है प्रॉपर रूप से आपका। और तरबूज होता है, उड़द, ककड़ी, कद्दू वर्गी, मतलब ये सारी की सारी आपकी फसलें होती हैं, ठीक है। तो इस आधार पर ये सारे के सारे आपने भी क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स को पढ़ा हुआ है। इसके बाद में भी अब आगे आप जो चर्चा करने वाले हैं उसको और सुनिए। चलिए साथियों मैं आगे चर्चा करता हूं इस पे। मैं आपको 2 फसलों के बारे में बता चुका हूं, जैसे कि मैंने पहला बताया था क्लासिफिकेशन ऑफ यानी कि लाइफ सर्कल के बेस पे, ठीक है, और दूसरा बताया था सीजन मतलब सीजन के आधार पर, ठीक है। मैं तीसरा पार्ट लेकर के आया हूं जिसमें से लिखा हुआ है इकोनॉमिक यानी कि क्लासिफिकेशन, यानी कि आर्थिक दृष्टि से इनकी क्या महत्व है वो हमको जानना है, ठीक है। तो देखिए आर्थिक दृष्टि से ये सारी की सारी फसलों को सजाया गया है, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसके बाद में मैं स्टार्ट करता हूं बताना, ठीक है। चलिए आइए समझने का प्रयास करें आप लोग। देखिए पहला लिखा हुआ है भैया अनाज वाली फसलें। अनाज वाली फसलें मतलब क्या भैया? अनाज जिसमें होता है, अनाज जैसे आप कहते हैं ना अनाज लेने, गल्ला लेने, या अनाज क्या होता है, ठीक है। तो यहां समझे जिनमें दाने प्राप्त होते हैं, दाने प्राप्त। अब जैसे भैया आप गेहूं देखते हैं, गेहूं की वाली, उसमें दाने तो निकलता है और कुछ निकलता नहीं भैया, ठीक है। तो जैसे गेहूं हो जाता है, ठीक है। यानी कि अनाज जिसमें अनाज वाली फसलें होती है, सीधी सी बात है, जैसे भैया गेहूं हो जाता है, चावल हो जाता है, जौ, बाजरा, एक्स्ट्रा और भी कई सारी यानी कि फसलें होती हैं आपकी, ठीक है। तो इनमें क्या है, ये भैया अनाज वाली फसलें आपकी सारी की सारी, ठीक है। इनमें अनाज के दाने निकलते हैं, ठीक है। तो ये अनाज वाली फसलें होंगी। फिर लिखा हुआ है भैया दलहनी फसलें। ये दलहनी फसलों को भैया यानी कि जिसमें दाल वगैरह पैदा होती है वो दलहनी फसलें कहलाती है। और दलहनी फसलों का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग नोट करिए। देखिए दलहनी फसलें क्या होती हैं, इन फसलों में नाइट्रोजन की अगर फसलों में भैया कमी है, यानी कि इनके मिट्टी में नाइट्रोजन
की कमी है तो फसलें क्या करते हैं, मतलब वहां पर लोग किसकी फसल उगाते हैं, वहां पर दलहनी फसलें उगाते हैं। कारण क्या होता है कि वायुमंडल में जो नाइट्रोजन होता है उस नाइट्रोजन को इसमें फसलों में, यानी कि जो दलहनी फसलें होती हैं इनमें एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसका नाम होता है राइजोबियम बैक्टीरिया। ठीक है, तो राइजोबियम क्या काम करता है कि वायुमंडल में जो भी आपका नाइट्रोजन होता है इसको एब्जॉर्ब कर लेता है, इसको ले लेता है और उसको नाइट्रेट में बदल देता है, जिससे कि हमारी भूमि भी फिर से अपनी उपजाऊ अच्छी हो जाती है। तो ये दलहनी फसलों को उगाया जाता है। और इसमें एक चीज मैं और आपको बता दूं, तो मैंने आपको बताया कि जो यानी कि दलहनी फसलों में राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है, ये भैया नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करता है और नाइट्रेट यानी कि जो आपका फसलों में जो चाहिए होता है सारे के सारे पोषक तत्वों को पूरा करता है। और इसमें एक और भी आपका आता है, जैसे आप उसको जानते हैं भैया, यानी कि जो आपका शीशम का पेड़ होता है, शीशम मतलब भी यही कार्य करता है। ठीक है, आइए आगे समझने का प्रयास करें। दलहनी फसलें, इसमें भैया प्रोटीन की अधिक मात्रा होती है। आप सब जानते हैं भैया, डॉक्टर बोलते हैं दाल खानी चाहिए, प्रोटीन बढ़ जाएगी। ठीक है, सीधी सी बात है, आप सबको पता है ये। ठीक है, इनमें कौन कौन सी फसलें आती है, पहला आता है मूंग आता है, उड़द आता है और मसूर आता है। ठीक है, और भी कई सारी फसलें होती है, जैसे आप चना को जानते हैं। ठीक है, दूसरी अगर इसके हम डेफिनेशन को लेकर चले, 2 पार्ट्स, यानी कि इनके जो बीज होते हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए जाते हैं, आराम से डिवाइड हो जाते हैं। उन फसलों को दलहनी फसलों के नाम से भी भैया जाना जाता है। ठीक है, अगले अगर हम पार्ट की बात करें तो इनको भैया तिलहनी फसलें, देखिए यहाँ पर तीसरे नंबर में तीसरा नंबर तिलहनी फसलों में दिया गया है। और तिलहनी फसलों का भैया क्या मतलब है, जिनमें तेल वेल निकलता है। तेल निकलने का मतलब क्या होता है, आप कहते हैं ना तेल निकाल देंगे, यार कोई दलहनी मतलब तिलहनी फसल थोड़ी ना है ये आपका, सॉरी मतलब ये तिलहनी फसल थोड़ी ना है कि तेल निकाल देंगे। ठीक है, अरे भाई फसल का मतलब होता है यहाँ पर यानी कि तेल वाली फसलें, सीधा सा मतलब है। तो तेल कौन कौन सी फसलों में निकाला जाता है, आइए समझने का आप लोग क्या करें, प्रयास करें। जैसे आपने पढ़ा हुआ है भैया सरसों। ठीक है, जो सरसों है भी आपका, यानी कि सरसों जो पिरवाई जाती है इससे तेल निकलता है। ठीक है, और भी है जैसे मस्टर्ड ऑयल जो आप जानते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है सूरजमुखी और यहाँ लिखा है सोयाबीन, यहाँ लिखा है मूंगफली। ठीक है, ये मूंगफली का भी तेल आता है, सोयाबीन का भी आता है, सूरजमुखी। आप जो रिफाइंड ऑयल यूज करते हैं ना भैया, तो सोयाबीन ऑयल होता है, ये सब आपका मूंगफली का ऑयल होता है भैया आपका। ठीक है, और सूरजमुखी और सरसों का ऑयल होता है। ठीक है, ये सारी की सारी फसलें होती है। नेक्स्ट अगर हम 4th नंबर की बात करें तो रेशे वाली फसलें। ठीक है, रेशे बोले तो फाइबर क्रॉप्स होता है। ये रेशा क्या होता है, रेशा यानी कि जैसे आप सहतूत वाला देखते हैं, सहतूत में जो यानी कि उससे भी रेशा निकाला जाता है, इनकी लिबलिबा पदार्थ होता है, रेशे ऐसे निकाले जाते हैं। ठीक है, तो ये रेशे वाली कुछ फसलें होती हैं जो आपको देखना है, रेशा प्राप्त किया जाता है। इससे वो कैसे देखे भी है, यहाँ पर बताया गया, रेशम होता है, कपास होता है, जूट होता है। आप इनमें मतलब सीधी सी एक आप भाषा समझिएगा, इनमें क्या होता है, रेशे प्राप्त किए जाते हैं इन फसलों में। ठीक है, अब वो अलग का प्रोसेस होता है कि इसको सन को पटसन जो होता है इसको भी कूट लिया जाता है, इसके बाद में इसका प्रयोग करा जाता है। ठीक है, तो वो रेशा होता है, इसलिए इसका भी हम लोग रस्सी वगैरह बना सकते हैं। ठीक है, फाइबर क्रॉप्स के नाम से जाना जाता है। अगला भी आपका सरकरा वाली फसलें। सरकरा बोले तो स्वीट बोले तो मतलब स्वीट बोले तो मीठा, मीठा बोले तो मिठास बोले तो चीनी। अरे कुछ भी बोलते रहो, क्या फर्क पड़ता है यार। ठीक है, सीधी सी बात है, यहाँ पर सरकरा वाली फसलों को भी है, जैसे चुकंदर और गन्ना होता है आपका। ठीक है, चुकंदर से भी चीनी बनाई जाती है, गन्ने से भी चीनी बनाई जाती है। ठीक है, देखिए चीनी ऐसे नहीं बन जाती, इसके बाद कई बार इसको फिल्टर करना पड़ता है। ठीक है, गन्ना जाता है बड़ी बड़ी मशीनों में जाता है और इसको काटा जाता है, फिर इसको पेर लिया जाता है, सुखाया जाता है, कई सारे प्रोसेस से इसको गुजरना पड़ता है, तब जाकर के आपको एक ये चीनी मिलता है। ठीक है, चीनी बोले तो शक्कर होता है। ठीक है, हाँ, अगला भैया लिखा हुआ है सब्जी वाली फसलें। ये सब्जी वाली फसलें आप सब समझते हैं भैया, जो सब्जियां खाते हैं वो फसलें सब्जी वाली फसलें कहलाती हैं। जैसे टमाटर होता है भैया आपका, मटर होता है, आलू होता है, ये सारी की सारी फसलें भैया, यानी कि आलू, बैगन, ठीक है, कद्दू होता है, ये सब फसलें ही है ना भैया। ठीक है, और अगर एक प्रश्न मेरे दिमाग में अभी आ रहा है, जैसे यहाँ पर फलों में बताएंगे हम आपको। ठीक है, जैसे भैया पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा फल कौन सा है। ठीक है, यानी कि जो पेड़ में लगने वाला फल पूछा जाता है। ठीक है, तो विश्व का सबसे बड़ा पेड़ में लगने वाला फल कौन सा है, कटहल है। कौन सा है भैया आपका, कटहल है। तो इसको याद रखिए आप लोग अलग से। ठीक है, आगे
आगे समझने का प्रयास करें। ये सब्जी के आधार पर हो गया। फिर है आपका चारे वाली फसलें। चारा आप समझते हैं ना, पशुओं को खिलाने वाला जो चारा होता है, जैसे आप चरी काट के ले आते हैं उसको चारा कहते हैं भैया, ठीक है। तो यहाँ पर चारे वाली फसलें भैया पशुओं के चारे के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं, जैसे ज्वार होता है, बरसीम होता है और भैया नेपियर घास होती है। ये सारी की सारी जो फसलें होती हैं इनको भैया पशु खाते हैं, ठीक है। बरसीम आप जानते हैं ना, इतना बढ़ता है भैया और काट लेते हैं, फिर से आ जाता है, फिर से काटते हैं, फिर से आ जाता है, इस तरीके से बढ़ता है, ठीक है। नेक्स्ट दिया गया मसाले और औषधि वाली फसलें, ठीक है। ये मसाले और औषधि, देखिए भारत क्या है, भारत में ये देखिए पूरी दुनिया में सबसे अधिक मसाले भैया भारत में ही, भारत के ही मसाले प्रचलित हैं। देखिए भारत में अगर मसाले नहीं होते तो विदेशी कभी भी नहीं आते यहाँ पर। विदेशी का मतलब है, आपको पता है 1498 में चला आया था कौन भैया, वास्को डी गामा चला आया था, ठीक है, आपको पता है ना भैया, ठीक है। तो ये क्या लेने आया था, ये सब मसाला लेने आए थे। क्या लेने आए थे भैया, मसाले लेने। का भैया उधर सुअर पका के रखा है, अब सुअर में डालना मसाला, मसाला है नहीं तो चले आएंगे भारत, भारत से भैया कहीं काली मिर्च, ढोरा मिर्च, ये सब सारी मिर्चें लेकर जाएंगे और वहां डाल के तब खाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सारे के सारे जितने मसाले होते हैं वो भैया अपने दक्षिण भारत में या भारत में ही पाए जाते हैं, सारे के सारे मसाले, ठीक है। जैसे केसर आपका होता है, केसर आपका जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। वर्तमान में इसकी खेती को प्रमोट किया जा रहा है, और कहां पर किया जा रहा है भैया, तो इसकी खेती को सिक्किम में भी प्रमोट किया जा रहा है, ठीक है। आइए आगे समझने का प्रयास करें, ठीक है। और ये मसाले और औषधि में प्रयोग करी जाता है, मतलब ठीक है। जैसे भी आप एक नाम ले अगर मसाले का, जैसे भी हल्दी, ठीक है, तो हल्दी को औषधि की मतलब औषधि के रूप में भी प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है जीरा, सौंफ, मिर्च, काली मिर्च, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर कई सारी फसलें लिखी हुई हैं। और नेक्स्ट लिखा हुआ है भी आपका उद्दीपक फसलें। उद्दीपक मतलब जो उद्दीपन पैदा करते हैं। उद्दीपन का मतलब है जो जोश जगा दे, आपके अंदर जो जोश होता है वो जगा दे, ठीक है। उद्दीपक वाली फसलें कहलाती हैं, ठीक है। जैसे इनको भी आप स्टिमुलेंट क्रॉप्स कहा जाता है। जैसे तंबाकू, आप तंबाकू पी लीजिए नशे में आ जाएंगे, ठीक है। चाय पीजिए आपको थोड़ा सा नशा महसूस होगा, ठीक है। कॉफी पीजिए, अफीम पीजिए, ठीक है, ये सब मजा आएगा। हीरोइन पीजिए, हीरोइन का जो नशा होता है ना एकदम मतलब बहुत अच्छा होता है, ठीक है। आप समझ रहे हैं ना किसका नशा भैया, हीरोइन का नशा, ठीक है। तो जो हीरोइन होता है वो भी उद्दीपक में आता है। आपको पता है भैया तालिबान, तालिबान बोले तो पाकिस्तान के जो बगल में है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान वर्तमान किसकी सरकार है, तालिबान की, ठीक है। तालिबान होता क्या, एक आतंकवादी संगठन नहीं, अब जानते ना आतंकवादी है, ठीक है। तो ये एक ऐसा छात्र आतंकवादी संगठन है, ठीक है। तो वहां पर वहां की जो भैया जीडीपी, वहां का जो भी रेवेन्यू जनरेट होता है, जितना भी रुपया पैसा पैदा होता है वो इसी पे डिपेंड करता है, अफीम वगैरह से, ठीक है। तो वहां उसका गढ़ माना जाता है। अभी क्या हुआ वर्तमान में, अभी 2-3 दिन पहले भैया क्या हुआ है, तालिबान ने पाकिस्तान के भैया मतलब बाउंड्री पे तार आर नहीं काट देते, सब उखाड़ दिए, ठीक है। बस इसी का कारण था अफीम का, ठीक है। और यहाँ पर 10th नंबर दिया गया है फलों के आधार पर भैया फसलें, ठीक है। जैसे खरबूजा, तरबूजा और ये आपका खीरा वीरा आता है, सिंघाड़ा भी आता है इसी में, ठीक है। तो ये सारी की सारी भी आपने इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन में भी सारी की सारी फसलों को पढ़े। अगला भैया जो आपको दिया गया है अकॉर्डिंग टू यानी कि सुटेबिलिटी ऑफ सॉइल, यानी कि भूमि के उपयुक्तता के आधार पर जो आपका वर्गीकरण किया गया है उसको यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। तो आइए भी समझने का प्रयास करें आप लोग। यहाँ पर पहला जो पॉइंट दिया गया है, देखिए आपको क्या करना है, सभी पॉइंट को भी, सभी तथ्यों को पहले आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका पूरे का, ठीक है। और इसके बाद में मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। चलिए ठीक है, यहाँ पर देखिए पहला दिया गया भैया आपका हल्की भूमि की फसलें, ठीक है। देखिए क्या है कि आपको सारे टॉपिक्स को भैया सही से पढ़ाया जाएगा, बस आप लोग चैनल को प्रमोट करें बस, ठीक है। आपसे यही उम्मीद है कि भैया आप सभी लोग मतलब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट भी करेंगे, ठीक है, जिससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो आइए अगला जो आपका दिया गया हल्की भूमि की फसलें। ये हल्की भूमि की फसलें क्या होती हैं, जिनमें जो मृदा होती है, जिनमें जो भूमि होती है वो हल्की होती है, उनमें जो भी खेती करी जाती है, जो भी फसलें उगाई जाती हैं उनको हल्की भूमि की मृदा मतलब खेती कहते हैं। जैसे मैं अगर बात करूं मूंगफली की जो फसल होती है वो भी हल्की भूमि की मतलब हल्की भूमि की फसलें होती हैं। जैसे भी आलू होता है, ठीक है। अब आलू में आप एकदम बहुत तगड़ी मिट्टी चढ़ा देंगे, आलू कहां से पैदा हो जाएगा, वो छोटा ही बन के रह जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या हो, थोड़ा सा जो मिट्टी है वो आपका थोड़ा भुरभुरा टाइप का होना चाहिए, ठीक है। आलू में, मूंगफली में, मूंग में, मूंगफली, ककड़ी, बाजरा, इन सब फसलों में, ठीक है। जैसे आलू का जो सबसे अधिक क्षेत्र देखा जाता है फर्रुखाबाद क्षेत्र देखा जाता है, ठीक है। तो इस क्षेत्र में जो आपकी भूमि पाई जाती है वो लगभग इसी प्रकार की भूमि पाई जाती है। अगला दिया गया भी आपका
भारी भूमि की फसलें, इसका मतलब क्या है, यानी कि यहाँ पर भारी भूमि का प्रयोग किया जाता है, जैसे कपास है, धान है, ज्वार है, ठीक है। इसकी मिट्टी आप देखिए बहुत ही ज्यादा यानी कि ठोस होती है, ठीक है। तो ये भारी भूमि की भैया फसलें कहलाती हैं, जैसे भैया कपास, धान और ज्वार आपका, ठीक है। अगला दिया गया भैया मध्यम भूमि की फसलें। ये मध्यम भूमि की फसलें भैया यानी कि इसमें मीडियम रहता है, जिसमें से सब्जियां उगाई जाती है, आपकी सब्जियां मध्यम भूमि में ही आपकी पैदा करी जाती है, ठीक है। आपकी और सब्जियां जैसे आप जानते ही है भैया, टमाटर, मटर, मतलब ये सब ओवरऑल, ठीक है। बैगन भटा जिसको बोलते हैं आप लोग, ठीक है। हाँ, चलिए आगे देखिए। हाँ देखिए क्या है कि आपको कोई भी टीचर आपको कभी भी पढ़ाए, ठीक है, जब तक वो हंसी मजाक नहीं करेगा तब तक मजा नहीं आने वाला है, ठीक है। तो आप लोग हमारे सेशन को देखते रहिए और एंजॉय करते रहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला दिया गया भैया 5th नंबर आपका क्लासिफिकेशन, 5th नंबर दिया गया है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू स्पेशल यूटिलाइजेशन, यानी कि फसलों के विशेष उपयोग के आधार पर भी इनका वर्गीकरण किया गया, ठीक है। आइए भैया पहला पार्ट देखते हैं। इसमें देखिए, इसमें कई सारे पार्ट्स दिए गए हैं, यहाँ पर दिए गए हैं, इधर पे भी पार्ट दिए गए हैं, लगभग 11 पार्ट है इसके। तो आप एक एक पार्ट को भैया समझने का प्रयास करें, और ये विगत परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न बनते हैं तो आप लोग भैया फिर कर नहीं पाते, इसलिए थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर के वीडियो को देखें। तो पहला दिया गया भैया हरी खाद वाली फसलें। इसका क्या मतलब है हरी खाद वाली? कार्बनिक पदार्थ होते हैं, इसमें क्या होता है भैया, कार्बनिक पदार्थ होते हैं, ठीक है। और कार्बनिक पदार्थ और नाइट्रोजन भी होता है, ठीक है। तो ये हरी खाद वाली फसलें होती है, इसमें कार्बनिक पदार्थ नाइट्रोजन होता है, ठीक है। तो ये उसमें भैया सहायक होते हैं। आगे भैया आप ये समझने का प्रयास करें, जो हरी खाद वाली फसलें होती है यानी कि इनका जो प्रयोग करते हैं वो हरी खाद के रूप में प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे आपने ढेंचा सुना होगा, क्या सुना होगा भैया, ढेंचा, ठीक है। इसको उगाया जाता है, जब ये इतना बड़ा हो जाता है, 3 फुट का हो जाता है, 4 फुट का हो जाता है, फिर इसको कटवा दिया जाता है। जब ये कट जाता है फिर इसके बाद पानी डाल दिया जाता है खेत में, तो ये सड़ने लगता है, ठीक है। तो ये हरी खाद वाली फसलों में काउंट करा जाता है, ठीक है। इस प्रकार से खेत में भैया क्या हो जाता है भैया, खेत में भैया ह्यूमस पैदा कराया जाता है। क्या भैया, ह्यूमस। ये ह्यूमस क्या होता है, सड़ जाना उसी का उसी में, उसी का उसी में मतलब क्या भैया, अरे यही भैया जो आपने ढेंचा सुना है ना, काट दिया गया, इसका उसी में सड़ जाना, खेत में ही सड़ जाना, ये हरी खाद वाली फसलों में काउंट करा जाता है, ठीक है। तो इसमें भी सनई आती है, ढेंचा आता है, नील आती है, लोबिया आता है, ये सारे के सारी फसलें आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट दिया गया भैया नगदी फसलें। इसका मतलब होता है कैश क्रॉप्स। कैश क्रॉप्स का मतलब तुरंत का लिया भैया, रुपया लिया, ठीक है। अब सुनिए नगदी नगदी फसलें, तंबाकू भी है, कपास, जूट और गन्ना, ठीक है। अब ये गन्ना आपने देखा होगा, अरे खेत में जाओ एक काट के दे दो, नगद देगा 10 का नोट, ठीक है, सीधी सी बात है भैया। तो ये क्या है, नगदी फसलें हैं, ठीक है। कैसी है भैया, नगदी फसलें हैं। हाँ, ये हंसने वाला पॉइंट क्या है भैया, सीधी सी आप जानते ही है भैया, गन्ना एक दे दो भैया, 10 रुपया तुरंत नगद नगद हिसाब हो रहा है, ठीक है। तो ये नगदी फसलें कहलाती है भैया। तंबाकू, कपास होता है, जूट होता है, गन्ना होता है, सब जानते हैं, ठीक है। अगला लिखा है भैया अंतवर्ती, अंतवर्ती है फसलें, ठीक है। इनमें कहता है अंतवर्ती फसलें। अंतवर्ती भैया फसलों का मतलब होता है ये 2 फसलों के मध्य में उगाई जाती हैं भैया, इसको अंतवर्ती फसलों के नाम से जाना जाता है। जैसे आपका क्या दिया गया, पुदीना, मूंग और तोरिया। तोरिया का मतलब जो तोरैया होती है वो दिया गया है, ठीक है भैया। और मूंग दिया गया, और क्या दिया, पुदीना, ठीक है। इनकी 2 फसलों के मध्य में इनको उगाया जा सकता है उसी समय, ठीक है। अगला दिया गया भैया भूमि संरक्षी फसलें। भूमि संरक्षी फसलों का मतलब होता है जो फसलें भैया मिट्टी के कटाव को रोकती हो, उनको भैया क्या कहा जाता है, भूमि संरक्षी फसलें, ठीक है। यानी कि भूमि का संरक्षण भी करते हैं। जैसे भी आप कुछ फसलें यहाँ पर दी गई हैं, जैसे भी आप दिया गया है भैया आपका मृदा कटाव को रोकता है, जैसे लोबिया रोकता है भैया, मूंग और मूंगफली, ठीक है। ये सब भैया इनमें क्या होता है कि जड़ों का फैलाव होता है और मिट्टी को रोक करके रखती है, ठीक है। अगला क्या है भैया, सूचक के आधार पर फसलें भैया, सूचक बोले तो इंडिकेटर के आधार पर, ठीक है। ये इंडिकेटर क्या है, पोषक तत्वों की कमी होने पर असर, ठीक है भैया। यानी कि जब भी पोषक तत्वों में कोई भी कमी होने लगती है तो उसका असर अपने आप दिखाई देने लगता है, इनको इंडिकेटर वाली फसलें भैया कहा जाता है। तो यहाँ पर दिया गया है, जैसे मक्का होती है भैया, फूल गोभी होती है, ठीक है। अगर कोई भी भैया जरूरत पड़ रही है तो इनका तुरंत इफेक्ट देखने को मिल जाता है, ठीक है। फूल गोभी, गोभी वाला जो पत्ता होता है ना भैया, आप जानते हैं, ठीक है। अगला दिया गया, देखिए अगला दिया गया भैया कीट आकर्षक फसलें। ये कीट आकर्षक बोले तो कीटों को अपनी ओर क्या करती है भैया, आकर्षक करती है। तो कीट आकर्षक फसलें भैया कौन कौन सी होती हैं, मुख्य फसल को भी भैया कीट आकर्षक के मतलब मुख्य फसल को कीटों से बचाने के लिए भैया कीट आकर्षक फसलों का भैया प्रयोग किया जाता है। जो मुख्य फसलें होती
होती है उनको कीटों से बचाने के लिए कोई दूसरी फसल का प्रयोग कर लेते हैं, उनको कीट आकर्षक फसलों के नाम से जाना जाता है। जैसे कपास के चारों ओर भिंडी का लगाना, क्या भैया, कपास बोया आपने और उसके चारों ओर काई की खेती कर दी भैया, आपने भिंडी की लेयर लगा दी, ठीक है। अब इससे क्या है, ये कीट आकर्षक फसलों के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। अगला दिया गया भैया समानांतर फसलें, ठीक है। समानांतर का मतलब उसके पैरेलल में जो फसलें बोई जाती हैं उनको समानांतर फसलों के नाम से जाना जाता है। जैसे मुख्य फसल के मतलब मुख्य फसल के साथ इनको बोया जाता है, ठीक है। जैसे अरहर के साथ में उर्द बो देते हैं तो ये समानांतर, यानी कि मतलब अरहर को अर्रा कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, अर्रा कहते हैं। इसी अरहर में भैया क्या होता है, मूंग भी बो देते हैं, ठीक है। तो अरहर के साथ साथ भैया मूंग भी पैदा कर ली जाती है, ठीक है। कहीं कहीं भी ऐसा होता है, ठीक है। तो ये भैया समानांतर हो गया। नेक्स्ट दिया गया सीमांत फसलें, ठीक है। या इनको प्रहरी फसलें के मतलब प्रहरी फसल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। मुख्य फसल के चारों ओर पशुओं से बचाने के लिए प्रहरी फसलों का यूज किया जाता है। अरे प्रहरी बोले तो क्या होता है पता है भैया, यानी कि किसी भी चीज का प्रहर करना। प्रहर का मतलब उसका रक्षा करना, उसका बचाव करना। जैसे ये एक पूरा खेत है, इस खेत के चारों ओर भैया हमने किसी एक दूसरी फसल की खेती कर दी, इसके अंदर दूसरी फसल लगी हुई है, तो वो फसल भैया इस अंदर वाली फसल को बचाने का काम करती है, इसलिए इसको प्रहरी फसल के नाम से जाना जाता है। जैसे यहाँ पर अगर हम फॉर एग्जाम्पल की बात करें भैया, फॉर एग्जाम्पल की बात करें तो मटर के चारों ओर भैया कुसुम का खेती करना, ठीक है। यानी कि मटर जो आप बोते हैं इसके चारों ओर भैया कुसुम की खेती कर देते तो प्रहरी फसल हो गई। आपसे बस यही पूछेगा एग्जाम में कि मटर के चारों ओर किस फसल की खेती करी जाती है और जो प्रहरी फसल में काउंट किया जाता है, तो कुसुम की खेती करी जाती है, ठीक है। हाँ, अब अगला देखिए यहाँ पर दिया गया गन्ने का जो खेत होता है उसके चारों तरफ भैया पटसन बो दिया जाता है। क्या बो दिया जाता है भैया, पटसन बो दिया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इतने सारे पढ़ लिए। अगला फैक्ट दिया गया भैया आपका परिचारिका, ठीक है भैया। परिचारिका का भैया मतलब होता है नर्स क्रॉप्स। क्या भैया, नर्स क्रॉप्स, ठीक है। तो जो नर्स क्रॉप्स होता है भैया आपका, ये मुख्य फसल के लिए कार्बनिक पदार्थ प्रदान करता है, ठीक है। जैसे मटर में सरसों बो दिया जाता है, इसके बाद में धान में लोबिया बो दिया जाता है, ठीक है। अगला दिया गया भैया वृद्धिकारक फसलें, ठीक है। वृद्धिकारक मतलब बढ़ोतरी वाली फसलें, ठीक है भैया। मुख्य फसल को बढ़ाने के लिए इन फसलों का यूज किया जाता है। जैसे बरसीम में सरसों का बोना, ठीक है। यानी कि बरसीम को बढ़ाने के लिए इसमें कौन सी फसल बोई जाती है भैया, सरसों की फसल को बोया जाता है, ठीक है। तो इन्हें वृद्धिकारक फसलें बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट दिया गया ट्रक फसल। अरे ट्रक का मतलब क्या है भैया, यहाँ समझने का प्रयास करें। ट्रक, इनका पैदावार जो होता है टनों में होता है, ठीक है। जैसे भैया भिंडी, ये आपकी ट्रक वाली फसल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी आपका फैक्ट है, इसको भैया समझने का आप लोग ने अच्छे से प्रयास किया और इतना आपने समझा। और अगला, चलिए अगला जो आपको मैं बताने वाला था मतलब फसलों का वानस्पतिक वर्गीकरण, ठीक है। इसको भी बॉटनिकल यानी कि क्लासिफिकेशन के आधार पर भी है, यानी कि यहाँ पर दिए गए कुल, ठीक है। जैसे ग्रामीणी कुल में भी आपका गेहूं आता है। क्या आता है भैया, गेहूं आता है, ठीक है। गेहूं को भैया पुराने जमाने में गेहूं कहा जाता था। क्या कहा जाता था, गेहूं। और गेहूं इसका कैसा है भैया, रूप, यानी कि गेहूं इसका तद्भव रूप है, ठीक है। चलिए आगे समझने का आप क्या करें, प्रयास करें। देखिए यहाँ पर पहला दिया गया भैया आपका घासकुल। घासकुल का मतलब जो घासें आती हैं मतलब घासकुल में यहाँ पर काउंट किया जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए, यानी कि ये ग्रामीण दिया गया है और यहाँ पर घासकुल में भी है, जैसे धान आता है, गेहूं आता है, जौ आता है, मक्का और बाजरा आता है, ठीक है। ये सब किस में आते हैं भैया, यानी कि घासकुल में आते हैं, ठीक है। आपके प्रश्न यही पूछे जाते हैं भैया, आता कैसे है कि इनमें से कौन सी एक घासकुल की फसल नहीं है। नहीं का मतलब 3 यहां से देगा, 1 इधर से देगा, तो समझ जाइए जैसे देगा धान, गेहूं, जौ और 1 दे देगा कपास, तो कौन सी नहीं है भैया, कपास नहीं है। इस तरीके से प्रश्न बनते हैं भैया आपके एग्जाम में, ठीक है। तो आइए अगला प्रश्न भैया समझने का प्रयास करें। मटर कुल। मटर कुल को भैया देखिए यहाँ पर मटर कुल में भैया दालें आती हैं, जैसे आपका चना होता है, मटर होता है, अरहर होता है, ठीक है। ये दालें का मतलब होता है जिनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सके, वो दालों में आता है आपका सारा का सारा पोर्शन, ठीक है। इसके बाद भैया अगला देखिए क्या दिया गया, सरसों कुल, ठीक है। सरसों कुल में भैया सरसों आती है, राई आती है, मूली आती है, पत्ता गोभी आता है और भी गोभी आती है, ठीक है। अगला दिया गया भैया कपास कुल। कपास कुल भैया देखिए इसमें पटसन दिया जाता है, भिंडी, कपास और भैया गुड़हल दिया जाता है। गुड़हल, ठीक है, ये आपका यहाँ पर काउंट किया जाता है। इसके बाद में आता है भी आपका
आलू आता है, आलू कुल में क्या आता है भैया, आलू आएगा, क्या आएगा भैया, आलू आएगा, ठीक है, तंबाकू आएगा, धतूरा आएगा और टमाटर आएगा, ठीक है। ये आपका मतलब जो आपका सब्जी वाला सिस्टम होता है, ठीक है। इधर पे जूट कुल आता है, जूट कुल में भैया फालसा आता है और जूट आता है, ठीक है। अगला दिया गया भैया आपका अलसी, अलसी में भी मतलब अलसी ही काउंट करी जाती है। इसके बाद में आपका दिया गया अरंडी, ये अरंडी का होता है, अंडी होता है, अंडी का होता है भैया वो आप जानते हैं ना, अंडी, अंडी का तेल, ठीक है। ये हजार दाना, ये हजार दाना भैया क्या होता है, यह एक प्रकार का खरपतवार होता है। क्या होता है भैया, खरपतवार होता है जो खेतों में पाया जाता है, ठीक है। अगला दिया गया भैया आपका कंपोजिटर, कंपोजिट, ठीक है भैया। यानी कि यहाँ पर जो दिया गया है ये सूरजमुखी दिया गया है, ठीक है। सूरजमुखी का ऑयल वगैरह देखते हैं आप लोग, ठीक है। इसके बाद चुकंदर फूल आता है, चुकंदर फूल में आप सब जानते हैं भैया ये बथुआ आ जाता है और चुकंदर आ जाता है, ठीक है। इसके बाद में क्या दिया गया भैया आपका ठीक है, एल्यूमिनेसी कोल, यानी कि इसमें भी आपका प्याज और लहसुन आता है। वैसे ही नीचे तिल कुल दिया गया है जिसमें आपका तिल आता है, ओनली क्या आता है भैया, तिल आता है। चलिए आगे और भी आपको पढ़ना है भैया। तो अगला जो सेशन आपका था, यानी कि इसमें दीप्त काल के आधार पर बताना था। तो दीप्त काल के ये 7th नंबर है, इसके बाद लास्ट 8th नंबर है और आपका कहानी यहाँ से खत्म होता है। यानी कि जो आपने क्लासिफिकेशन के आधार पर भैया खेती को मतलब कृषि को बांटा हुआ था, फसलों को बांटा हुआ था, ठीक है। आइए भैया दीप्त काल के आधार पर जो यहाँ पर बताया गया है, जैसे कम अवधि प्रकाश वाली फसलें, ठीक है। यानी कि जो फसलें कम प्रकाश को चाहती हैं वो कम, यानी कि कम प्रकाश चाहने वाली फसलें, जैसे भी शॉर्ट डेज क्रॉप्स जो होती हैं आपकी, ये इनकी जब इनका फूल और फल बनने के लिए इनको लगभग 8 घंटे का प्रकाश चाहिए होता है। तो जैसे कि इन फसलों में अगर हम एग्जांपल्स की बात करें, जैसे धान होता है, ज्वार होता है, बाजरा होता है, ठीक है। तो इनमें क्या होता है कि भैया कम अवधि का प्रकाश चाहिए होता है, ठीक है। अगला दिया गया भैया जैसे दीर्घ प्रकाश चाहने वाली फसलें, ठीक है, यानी कि लॉन्ग डे क्रॉप्स, ठीक है। इनमें लगभग से भैया जैसे यही जो फूल और फल बन रहा होता है तब इनको भैया लगभग 12 घंटे का प्रकाश चाहिए होता है, जैसे गेहूं, जौ, मटर और चना होता है भैया आपका, ठीक है। इसी प्रकार से भैया तीसरा जो पार्ट दिया गया है आपका प्रकाश निष्प्रभावी फसलें, ठीक है। यानी कि डे नेचुरल, यानी कि जो मतलब क्रॉप्स होता है भी आपका, ठीक है। यानी कि न्यूट्रल जो क्रॉप्स होता है आपका, इनमें लाइट नहीं चाहिए होती, कोई भी लाइट की आवश्यकता नहीं होती है। अगर मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिल जाए तो भी ठीक है, ठीक है। यानी कि लाइट की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है। चलिए यहाँ पर जो फसलें बताई गई हैं आपकी, कपास बताया गया, सूरजमुखी बताया गया, मूंग बताया गया और भी आपका मक्का बताया गया, जो ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। अगला भी जो दिया गया आपका 8th नंबर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैया आपका 8th नंबर, तो सभी लोग पढ़ें ध्यान से, क्योंकि इसमें जो मैं आपको समझाने वाला हूं पीएच वैल्यूज को भी समझाने वाला हूं, ठीक है। यहां पर समझने का आप लोग प्रयास करें। कृषि महत्व क्या, वर्गीकरण भैया, आइए समझिए भैया इसको भैया। पांच ये कितने हो गए, 4 हो गए। इसके 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया और 4 के चारों पार्ट्स भैया बहुत ही अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करें। जैसे पहला दिया गया आपका बीज के आधार पर फसलें, ठीक है। तो बीज के आधार पर, यानी कि जो इनका बीज होता है उसके आधार पर इनको बांटा गया। जैसे भैया इसमें 3 पार्ट्स दिए गए हैं। पहला दिया गया भैया बड़े बीज वाली फसलें, कौन सी भैया, बड़े बीज वाली फसलें हैं, ठीक है। जैसे भैया मटरा होता है, मटरा, अब मटरा बड़ा होता है ना भैया, इसलिए भैया बड़े, ठीक है भैया, बड़े बीज होते हैं, ठीक है। लोबिया होता है, आलू होता है, इनका बीज बड़ा होता है, ठीक है। मध्यम बीज वाला, जैसे भैया मध्यम मतलब मीडियम में होता है, गेहूं होता है, जौ होता है। लघु बोले तो छोटा होता है, सरसों, तंबाकू और भैया बरसीम होता है। बरसीम देखा आपने, छोटा छोटा होता है, या सरसों देखा आपने, छोटा होता है। तंबाकू भी छोटा होता है। अब जब इसको बोने जाए तो इसमें भैया मिट्टी का कुछ पार्ट्स मिला लिया जाता है, तब इसको बोया जाता है, ठीक है। बरसीम पानी भर के बोया जाता है, ठीक है। आगे देखिए क्या दिया गया भैया आपका जड़ों की गहराई के आधार पर। तो जड़ों गहराई के आधार पर भैया जो फसलें होती हैं, जैसे गहरी जो मतलब जिनकी जड़ें अत्यधिक गहरी होती है, जैसे कपास होता है, अरहर होता है, ज्वार होता है। आपने अरहर का पेड़ देखा होगा कि उसकी जो जड़ होती है वो बहुत लंबी होती है, ठीक है। तो ये अत्यधिक गहरी इनकी जड़ें होती हैं, उथली, जैसे भैया मक्का, जौ और गेहूं, ठीक है। आपने मक्का का देखा होगा, जो पेड़ होता है उसके भैया यानी कि जो भी उसकी जड़ों की लेयर होती है वो फैलती चली जाती है, दूर दूर तक फैली होती है, लेकिन वो होती कैसी है भैया, गहरी, मतलब गहरी नहीं होती है। कैसी होती है भैया, उथली होती है, ठीक है। तो यहाँ पर भैया जौ और गेहूं दिया गया, ठीक है। ऐसे दिया गया भैया मृदा, यानी कि मृदा के पीएच के आधार पर, ठीक है। पीएच बोले तो पीएच वैल्यू होता है भैया यहाँ पर
और जो पीएच वैल्यू होता है यानी कि जैसे ऊसर भूमि होती है, अम्लीय भूमि होती है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर धान, जौ, बरसीम पैदा करी जा सकती है और यहाँ पर भी राई और आलू पैदा करा जा सकता है, ठीक है। तो ये पीएच क्या होता है मैं समझा देता हूँ आपको भैया। पीएच वैल्यू क्या होती है, पीएच 3 प्रकार से भी आपका डिफाइन किया जाता है। जैसे जिस भी चीज का जैसे पीएच वैल्यू में यहाँ पर अगर आपको बताना चाहूँ, ठीक है, ये 3 प्रकार से डिवाइड किया जाता है। जिसकी भी पीएच वैल्यू 7 होती है वो चीज भी उदासीन होता है। क्या होता है भैया, उदासीन होता है। 7 से अगर भी अधिक होती है तो ये भी आपका, और 7 से कम होती है तो भैया ये अम्लीय होता है। कैसा होता है भैया, अम्लीय होता है। ये भी आपका क्षारीय होता है। कैसा होता है भैया, क्षारीय होता है, ठीक है, क्षारीय होता है, ठीक है। तो ये पीएच वैल्यू होता है। अगर किसी भी चीज का पीएच वैल्यू 7 है तो वो भैया उदासीन होगा, जैसे जल। किसी भी चीज का पीएच वैल्यू 7 से कम है तो वो भैया आपका अम्लीय होगा, जैसे कि आपका नींबू ले लेते हैं, ठीक है। जैसे भी किसी भी चीज का पीएच वैल्यू 7 से अधिक होता है, क्षारीय होता है। जैसे भी आपका कोई भी चीज ले लेते हैं मतलब क्षार में आता है, ठीक है। तो ये आपका पीएच वैल्यू होता है, ठीक है। आगे समझने का और आप क्या करें, प्रयास करें। तो यहाँ पर मैंने ये बता दिया है। फिर लिखा हुआ है जल की आवश्यकता के आधार पर भी है, ठीक है। तो इनको 4 प्रकार से बांटा गया। जैसे सूखा सहन, ठीक है, कर सकते हैं, जैसे ज्वार, बाजरा, सावा, अरंडी, ये सूखा मतलब सूखे में भी काम चला ले जाएंगे अपने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इनमें पानी मिले ना मिले, ठीक है। अगला है भैया कम सिंचाई, जो कम सिंचाई चाहते हैं, जैसे मक्का है, जई है, कम सिंचाई चाहते हैं। जैसे मतलब अधिक सिंचाई का चाहते हैं भैया, जैसे गन्ना, आलू, सब्जी, ठीक है। यानी कि इनमें बहुत ज्यादा पानी लगाना पड़ता है, अधिक सिंचाई की इनको जरूरत होती है। अधिक पानी सोखने वाली, यानी कि जो फसलें अत्यधिक पानी को सहन कर सकती हैं, पानी लगा तो भरा रहने दो, कोई मतलब नहीं, सड़ेगी नहीं, ठीक है। तो इसमें क्या आता है भैया, धान आता है और आपका जूट आ जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपने सारा का सारा प्रोसेस पढ़ लिया है। अब थोड़ा भैया हमारा जो बगल में लिखा है ना, आप बार बार देख रहे हो भैया क्या लिखा है, समझाया नहीं, फिर मेट दिया, फिर नहीं समझाया, मतलब क्या, ठीक है। तो अब इसको मैं समझाने वाला हूं। आइए भैया समझने का यहाँ पर क्या करें, प्रयास करें। तो यहाँ पर देखिए कई सारे मार्क्स लिखे हुए हैं, उन मार्क्स को पढ़ेंगे और इसके बाद में यहाँ पर कुछ कल्चर से संबंधित चीजें लिखी हुई हैं, उन कल्चर के संबंधों को भैया पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या क्या दिया गया, आइए समझने का प्रयास करें, ठीक है। देखिए यहाँ पर पहला दिया गया भैया एग मार्क। क्या दिया गया, एग मार्क। ये गुणवत्ता को बताता है। किसको बताता है भैया, गुणवत्ता। और किस चीज की गुणवत्ता को बताता है, तो खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को बताता है। आप अगर जैसे कोई भी बिस्किट्स का पैकेट लेकर आते हैं तो उसमें भैया एग मार्क का साइन लगा होता है, ठीक है। अगर किसी भी चीज में एग मार्क का साइन नहीं है तो आप ये समझ लीजिए ये भारत सरकार या कोई भी सरकार इसको मतलब नहीं बेचना चाहती है, मतलब भाई कंपनियां बेचेंगी, ठीक है, तो उनको एग मार्क लेना पड़ेगा, ठीक है। ये भारत सरकार के द्वारा होता है। तो ये एक आपका मतलब वैल्यूएबल बन जाता है कि भैया हाँ ये आपकी सही चीज है, ऑथेंटिक है, बढ़िया है, ठीक है। वैसे इको मार्क दिया गया तो पर्यावरण अनुकूलन से संबंधित है। वही हॉल मार्क किससे संबंधित है, सोने की गुणवत्ता से संबंधित है। जो सोना होता है उसका कैरेट में जो उसका मापा जाता है, वैसे 24 कैरेट का सोना सबसे अधिक शुद्ध सोना माना जाता है, ठीक है। जो आपको अगर 24 कैरेट का सोना पहना दिया जाए ना तो बहेगा, ठीक है। आपने चेन बनवाई, आपने सुबह चेन पहनी, इतनी बड़ी है, ठीक है। अगर वही शाम को देखा तो धूप लगी, गर्मी हो, इधर नीचे पहुंच गई, ठीक है। अरे मतलब जो सोना होता है 24 कैरेट का होता है, पिघलता है। इसमें कई सारे तत्व मिलाए जाते हैं जिससे कि ये आपका भैया इनकी ठोस फॉर्म में बदलता है, ठीक है। फिर दिया गया है आपका भैया ब्यूरो मार्क। क्या ब्यूरो मार्क, ये पर्यावरण प्रदूषण को दर्शाता है। ये कई बार भैया टेट की परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है भैया आपके लिए, ठीक है। आइए समझने का प्रयास करें यहाँ पर हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर का मतलब देखिए, कल्चर का मतलब क्या होता है, एक कल्चर का मतलब होता है उत्पादन करना, एक कल्चर का मतलब होता है पालन करना। उत्पादन और पालन में भी फर्क होता है। तो देखिए हॉर्टिकल्चर का मतलब है फलों के उत्पादन से, ठीक है। अब अगर कोई कह दे कि मतलब हॉर्टिकल्चर फलों के उत्पादन से, तो फलों का भैया उत्पादन किया जाता है, ना कि फलों का पालन किया जाता है। पालन किसका करेंगे भैया, मछलियों का पालन करेंगे। अब कब आम का पालन कर रहे हैं तो आम का भैया कोई पालन नहीं होता है, उत्पादन होता है, ठीक है। पिसीकल्चर का भैया क्या मतलब होता है, तो पिसीकल्चर का मतलब होता है मत्स्य पालन से, ठीक है। विटीकल्चर का मतलब भैया अंगूर की खेती से होता है भैया। एपीकल्चर का मतलब भैया मधुमक्खी पालन से होता है भैया। और आपका यहाँ पर फ्लोरिकल्चर भैया फूलों से होता है। ओलेरीकल्चर भैया सब्जी से होता है। सिल्वीकल्चर भैया आपका ये किससे होता है,
देखिए दिया गया है ये वनों से संबंधित है भैया, और आपका सीरीकल्चर किससे संबंधित है भैया, आपका रेशम से संबंधित है। और भैया वर्मी कल्चर भैया केचुआ से, केचुआ भैया बर्मी के छेद कर देता है ना भैया, तो ये आपका किससे संबंधित है, यानी कि वर्मी कल्चर केचुआ संबंधित है। ठीक है, ये वाला जो सिल्वीकल्चर है थोड़ा सा आपका डाउटेबल है, आप देख लीजिएगा, बाद बाकी कमेंट में बताइएगा क्या है इसका। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने इसको पढ़ा। और भैया फसलों का वर्गीकरण, यहाँ पर आपने टॉपिक को पूरा पढ़ा हुआ था। इसके बाद में एक छोटा सा लिखा हुआ है BS4, ये क्या होता है, व्हाट इज द मीन ऑफ BS4। BS का मतलब होता है भारत स्टेज 4। अब देखिए वर्तमान में जो वाहन चलते हैं, व्हीकल्स चलते हैं, इनमें जो इंजन लगा होता है ये BS6 का होता है, जो कम प्रदूषण पैदा करता है। और जो ये BS4 था ये भी आपका 1 अप्रैल 2017 में भी लॉन्च किया गया था, लेकिन वर्तमान कंडीशन में इसको बंद कर दिया गया है। और अब वर्तमान में भी BS6 के वाहन आपके चलते हैं। ठीक है, भारत सरकार के द्वारा अब वर्तमान में जो आपका स्टैंडर्ड आया हुआ BS6 आया हुआ है। ठीक है, 5 के मतलब 5 नहीं आया है, डायरेक्ट आपका BS6 आया हुआ है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा जैसे कि तो साथियों मैं अभी यानी कि जो इसमें YouTube चैनल में ये डाला जाएगा वीडियो या अपलोडिंग होगा इसका, तो ये निशांत राणा, मिस्टर निशांत मतलब निशांत राणा, ठीक है, तो इन्हीं के चैनल पर अपलोड किया जाएगा। और अब इनके द्वारा कुछ तथ्य कहे जाएंगे, तो आप सुने ध्यान से। देखें, अभी अभिषेक सर के द्वारा, ये अभिषेक सर हैं, इनके द्वारा समझाया गया है एग्रीकल्चर का एक पोर्शन था एग्रोनॉमी, जिसमें आपका क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉस समझाया गया है, बड़े अच्छे ढंग से समझाया गया। कोशिश करें कि जो आपका एग्जाम आने वाले हैं, और एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आप कम से कम, हम एक टीचर हैं और ये सर भी टीचर हैं, तो कम से कम इस लेवल से इस वीडियो को देखें और इस लेवल तक पहुंचे, इतना प्यार दें वीडियो को कि सर का भी मन लगे। तो आपको और क्लासें मिलती रहेंगी, विधिवत क्लासें मिलती रहेंगी, हम पूरा पोर्शन इनके द्वारा ख़त्म करा सकते हैं। लेकिन आप थोड़ा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करने का प्रयास करें। और कोई भी PDF या किसी प्रकार का डाउट फील हो रहा तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कानपुर आप जुड़ सकते हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। जय अनुसंधान। थैंक यू।